अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन आप लोगों का बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। बच्चों, आज जो है वो हमने एक्सरसाइज 2.7 करनी है, लेकिन उससे पहले जो है वो एक दो बातें समझना ज़रूरी है, तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है जी बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये बेसिकली क्या चीज़ है। तो पहले हम बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट जी इज़ अ फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली आपके पास क्या है, ये एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक का, फ्रॉम द सेट जी क्रॉस जी टू सेट जी। ठीक है, यानी एक फंक्शन है जो जी क्रॉस जी से जी पर बनता है। ठीक है, तो अब देखें जी आपके पास कोई सेट है। ठीक है, तो जब आप जी क्रॉस जी लोगे तो उसमें क्या होगा, आपके पास डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स आएंगे, है ना। इस तरह के आपके पास ऑर्डर पेयर्स आएंगे। फर्ज कर लें वो काफ़ी सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे। अब ऑर्डर पेयर्स में भी क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे इस तरह से। फर्ज कर लें ए बी सी डी है और ई एफ है। इस तरह से काफ़ी सारे आपके पास जो है ना वो ऑर्डर पेयर्स होंगे। अब जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बेसिकली हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो यहाँ से यहाँ पे बनता है, यानी हर ऑर्डर पेयर जो है वो मैप होगा सेट जी के ही किसी एक एलिमेंट के साथ। यानी इधर जी क्रॉस जी है और यहाँ पर आपके पास सेट जी है। तो होगा क्या, बेसिकली जब ये फंक्शन जो है वो इस पर एक्ट करेगा तो वो किसी भी ऑर्डर पेयर है, जैसे फर्ज कर लें ये है, तो इसके एलिमेंट्स को या तो वो ऐड कर देगा या माइनस कर देगा। ठीक है, या मल्टीप्लाई कर देगा या डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये बेसिकली चार ही हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि वो ऐड कर देता है ए प्लस बी। अब ए प्लस बी करने से फ़र्ज़ कर कोई ना कोई आपके पास आंसर आएगा सी, तो वो उस सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए जी का। ठीक है, जी का ही कोई एलिमेंट होना चाहिए सी। ठीक है, तो उस पे जो है ना वो उसको मैप करवाएगा। तो अगर ऐसा हो तो फिर हम उस ऑपरेटर को क्या कहते हैं कि वो जो आपके पास ऑपरेटर है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या हुआ आपके पास कि कोई भी बाइनरी ऑपरेटर जो है वो फंक्शन होता है जी क्रॉस जी से जी तक का। ठीक है, इसी तरह आपके पास फर्ज कर लें सी और डी है, तो वो क्या होगा कि इसके जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स हैं सी प्लस डी, इन दोनों को आप ऐड करोगे और आपके पास कोई एक एलिमेंट जी आएगा और वो उसी सेट जी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर जो है वो उसके साथ मैप होगा। ठीक है, तो ये होता है बाइनरी ऑपरेशन। सादा अल्फाज में बात ये है आपके पास कि बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो दो नंबर्स पर एक्ट होता है और बदले में आपको एक आउटपुट देता है। ठीक है, उसके लिए आपको दो इनपुट्स चाहिए होती हैं, वो उन पर ऑपरेट होता है और आपको बदले में एक आउटपुट मिलती है। वो प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपके पास बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, इसको हम इस तरह से ये स्टार बनाते हैं और इस तरह क्रॉस लगा के और ये चार डॉट्स बना देते हैं, तो ये है इसका सिंबल। ठीक है, और इसको हम पढ़ते क्या हैं, स्टार। दूसरी बात जो एक्सरसाइज 2.7 को समझने के लिए ज़रूरी है वो आपके पास है रेजिड्यू क्लास। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो एन की। सबसे पहले तो रेजिड्यू क्लास का हम मतलब समझ लेते हैं। बेसिकली रेजिड्यू क्लास ये जो है ना आपके पास एक सेट होता है। फ़र्ज़ कर लें उस सेट का नाम एस है। अब इस सेट में आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, यानी कब हम कहेंगे इसको रेजिड्यू क्लास है ये। तो बेटा याद रखिएगा, कोई भी नंबर जब n से डिवाइड होगा, फ़र्ज़ कर ले मैं यहाँ पर n नहीं लिखता, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो 4। तो कोई भी नंबर जब 4 से डिवाइड होगा तो आपके पास जितने भी पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, अगर मैं वो तमाम पॉसिबल रिमाइंडर्स एक सेट में लिख दूँ तो हम उसको कहते हैं कि वो उस नंबर की रेजिड्यू क्लास है। जैसे फ़र्ज़ कर लें अगर एक नंबर है 4, अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ इससे 4 से, तो 4 वन द 4, जवाब क्या आएगा 0। तो ये आपका है रिमाइंडर, क्योंकि डिवीजन में जो यहाँ पर नंबर बचता है बाकी, जिसे हम कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में हम उसे रिमाइंडर कहते हैं, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। अच्छा, अब मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो 4 वन द 4, बाकी क्या बचेगा 1, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। अब मैं डिवाइड करता हूँ 6 को, तो 4 वन द 4, 6 में से 4 गया तो बाकी क्या बचा 2। अच्छा, फिर हम डिवाइड करते हैं 7 को, 4 वन द 4 और बाकी क्या बचा 3। तो
अब ये जो है वो आपके पास सारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं। जब भी कोई नंबर जो 4 से डिवाइड होगा तो यही रिमाइंडर्स आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी रिमाइंडर नहीं आ सकता। जैसे आप कोई भी नंबर सोच लें तो यही ही आपके पास आंसर आएगा। जैसे फ़र्ज़ कर लें आप 25 कर लेते हैं, तो जब ये 4 से डिवाइड होगा तो 4 6 का क्या होगा 24, बाकी वही 1 ही बचेगा। अच्छा, इसी तरह मैं कोई बड़ा नंबर सोच लेता हूँ, जैसे 250 कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें, तो 4 6 24 और 1 बचेगा, ऊपर से उतरा 0 एंड 4 2 8 और 2। ठीक है, तो आप जितना मर्जी बड़ा नंबर सोच लें और 4 से डिवाइड कर लें तो आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर्स यही होंगे 0 1 2 3। तो इनका अगर मैं सेट बना दूं तो इस सेट को हम बेसिकली क्या कहेंगे, रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो 4। ठीक है, इसी तरह अगर मैं रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो 3 बनाता हूं तो उसमें वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे कि जो भी नंबर 3 से डिवाइड होकर पॉसिबल आपके पास रिमाइंडर आ सकते होंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो 3 की जब बात करेंगे ना तो उसमें आपके पास 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास रेजिड्यू क्लास। अब एक ट्रिक, एक याद रखने का तरीका क्या है इसको, जैसे फ़र्ज़ कर लें अगर मैं रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो 6 की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसमें जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो 0 से लेकर 6 से छोटे छोटे, यानी आपने 0 से स्टार्ट करना है और 6 से छोटे तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं, जैसे 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपके पास रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो 6 है। 6 से जो भी नंबर्स डिवाइड होंगे रिमाइंडर्स यही आ सकते हैं, इनके अलावा और कोई भी रिमाइंडर नहीं आ सकता। तो ये हो गया आपके पास रेजिड्यू क्लास। ठीक है, तो अब जी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.7, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इसकी स्टेटमेंट जो है वो आप बुक से रीड कर लीजिएगा, एक दफ़ा मैं इसको पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीट द टेबल इंडिकेटिंग बाय अ टिक मार्क दोज प्रॉपर्टीज विच आर सेटिस्फाइड बाय द स्पेसिफाइड सेट ऑफ नंबर्स। अब आपके पास बेटा ये डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं जिनको आप बेसिक क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं और यहाँ पर भी हम इसको पढ़ चुके हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, आपने बताना है कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ये सेट होल्ड करते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के नाम से। ठीक है, वहाँ पर मैंने इन सब प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोजर लॉ जो है वो नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली क्लोजर लॉ है क्या कि आपके पास दो नंबर्स हों ए और बी किसी सेट से, तो आप उनको ऐड करो तो भी जो रिज़ल्ट आए वो उस सेट के अंदर ही पड़ा होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करो तब भी वो जो है वो जो आंसर आए उस सेट में पड़ा होना चाहिए। इसको हम कहते हैं क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इसको कहते हैं क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये नेचुरल नंबर्स में होल्ड करता है, आप यहाँ पर टिक लगा दोगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड करता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है। सिमिलरली होल नंबर्स में भी करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप कोई से भी दो होल नंबर्स लो, उनको ऐड करो तो कोई ना कोई होल नंबर ही आंसर आएगा, और इसी तरह मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी होल नंबर ही आंसर आएगा। इंटीजर्स में भी एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, रैशनल्स में भी करता है और रियल्स में भी करता है क्लोजर लॉ होल्ड। ठीक है, ये क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ ये दोनों लॉज ऐसे हैं कि ये तमाम सेट्स में जितने भी ये सेट्स हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल्स, रियल्स, मतलब ये जो आपके पास प्रॉपर फिक्स सेट है ना, यानी कि जिनकी प्रॉपर वैल्यूज़ हैं, तो इन सब में क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ ज़रूर ही होल्ड करता है। तो इनको जो है वो आप सबको टिक कर दोगे। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में आपके पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करूं तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, तो ये आप वो वीडियो देखिएगा, वहाँ पर मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एसोसिएटिव लॉ जो है ये भी इन सेट्स में होल्ड करता है। अब आइडेंटिटी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एडिशन जो है वो आइडेंटिटी 0 है। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी 1 है। ठीक है,
अब नेचुरल नंबर्स में आइडेंटिटीज यानी ज़ीरो जो है वो नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, क्रॉस। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, 1, और नेचुरल नंबर्स में जो है वो 1 होता है, तो लिहाजा यहाँ पर आप लगा देंगे गुड। ठीक है, होल नंबर्स में जो है वो हमारे पास 0 होता है तो टिक लगा देंगे, और 1 भी होता है तो टिक लगा देंगे। इंटीजर्स में भी 0 होता है, टिक लगा देंगे, और इंटीजर्स में 1 भी होता है तो टिक लगा देंगे। इसी तरह रैशनल में भी 0 होता है, रियल में भी 0 होता है, तो दोनों में एडिटिव आइडेंटिटी भी है, और इसमें भी 1 होता है और इसमें भी 1 होता है, तो दोनों में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वर्स की। इन्वर्स एक ऐसा नंबर होता है, जैसे ये a है तो इसका इन्वर्स एक ऐसा नंबर होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चले मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर लेता हूँ कि इसको मैं इसमें ऐड करूँ तो जवाब आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आए, तो वो होता है नेगेटिव a। अगर -a होगा तो उसका इन्वर्स +a होगा। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स हमारे पास ऐसा नंबर होता है कि हम उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने ये चेक करना है कि क्या इन्वर्सेस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं या नहीं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स की जो है वो हम बात कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन्वर्सेस नहीं होते, क्योंकि इसमें तमाम पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर जो है वो आपके पास कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इसमें नेगेटिव नंबर्स तो नहीं है, तो 2 का इन्वर्स तो -2 होगा, वो तो इसमें नहीं है, तो लिहाजा इसमें इन्वर्सेस नहीं होते। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अब जैसे 2 है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या होगा, 1/2। अब बटे वाले नंबर्स तो इसमें नहीं होते, तो लिहाजा इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी नहीं होता। सिमिलरली होल नंबर्स का भी यही है, इसमें तमाम पॉजिटिव नंबर्स होते हैं लेकिन नेगेटिव नंबर कोई नहीं है, तो इसलिए इसमें भी इन्वर्सेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी नहीं है और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो इन्वर्सेस मौजूद होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स का आपके पास सेट जो है वो क्या होता है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। अब जब 2 है तो वहाँ पर -2 भी तो है ना, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो लिहाजा इंटीजर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन्वर्सेस मौजूद हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि बटे वाले नंबर्स इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा, रैशनल में जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी आपके पास इन्वर्सेस मौजूद होते हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं, क्योंकि रैशनल में बटे वाले नंबर्स ही आ जाते होते हैं, तो उसमें 1/2 भी होगा, 1/3 भी होगा, इस तरह के तमाम नंबर्स होंगे। और रियल नंबर में जो है वो इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर गलती से बोल गया, अचानक मेरे माइंड में आ गई, तो मैं करेक्शन कर दूँ। इन्वर्स जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मसला ये है कि रैशनल नंबर्स में तो 0 भी होता है, तो इसका इन्वर्स तो कोई नंबर नहीं है ना, क्योंकि 0 को कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए, क्योंकि इन्वर्स की डेफिनेशन तो यही है कि कोई नंबर जो है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो और आंसर 1 आना चाहिए, तो लिहाजा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो भी होल्ड नहीं करते तमाम नंबर्स के रैशनल्स में। ठीक है, इसका हम बेसिक जो है ना वो बेसिक नहीं, मज़ीद जो है वो इसके बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। वहाँ हम देखेंगे कि कैसे हम कहते हैं कि रैशनल नंबर्स में जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं उस सेट में से। ठीक है, तो बहरहाल उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप क्रॉस लगाओगे, टिक नहीं लगाओगे। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है जी, a+b जो है वो इक्वल होता है b+a के, तो वो हमेशा करता ही है। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है कि a.b जो है वो b.a के इक्वल होगा। तो ये तमाम सेट्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, व्हाट आर द फील्ड एक्सियम्स। फील्ड होने की शराइत क्या है, यानी कोई भी सेट जो है वो कब फील्ड कहलाता है। ठीक है, एक तो हमने ये बात बतानी है
फिर दूसरा हमने ये बात बतानी है, इन व्हाट रिस्पेक्ट डज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपको ये भी बताना है कि रियल नंबर्स की फील्ड में और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये इस बात का आंसर हम इनको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अ सेट एफ इज सेट टू बी फील्ड, अ सेट एफ इज सेट टू बी फील्ड इफ, अगर तीन शराइत हैं इसकी। नंबर 1, सेट एफ जो है वो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है उसको क्या होना चाहिए, इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या चीज़ है, ये तो हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये आप एक्सरसाइज 2.8 में पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर नहीं देना चाहिए था, 2.8 में ही बुक वालों को देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आई डोंट नो देने की क्या लॉजिक है। बहरहाल अबेलियन ग्रुप का मैं आपको बता दूं, कोई भी सेट आपके पास अबेलियन ग्रुप कहलाता है अगर वो 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। नंबर 1, क्लोजर लॉ, ठीक है, उसमें क्लोजर लॉ, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर रहे हैं तो क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड करना चाहिए। उसके बाद उसमें आइडेंटिटी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसमें जो है वो इन्वर्सेस मौजूद होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और लास्ट में उसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करना चाहिए। तो तब हम उस सेट को क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो बेसिकली इन 5 प्रॉपर्टीज़ को शॉर्ट फॉर्म में यानी अगर कोई सेट जो है वो सेटिस्फाई करता है तो हम शॉर्ट फॉर्म में ये कह देते हैं कि वो एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो ये बस आप एक दफ़ा इसको रिमेंबर कर लें। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.8 में हम इस चीज़ को अच्छे से स्टडी करेंगे तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आपने कहना है कि एफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ एन अबेलियन ग्रुप एंड एफ माइनस ज़ीरो with respect to multiplication is also an abelian group। अब वही बात जो मैं पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा था कि हमारे पास जो है ना वो हर नंबर का इन्वर्स मौजूद होता है, लेकिन ज़ीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना वो नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जब हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करते होते हैं ना तो उस सेट के अंदर इन्वर्स की प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट कराने के लिए हम क्या कहते हैं कि उस सेट में से आप ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें, ठीक है। तो तब वो सेट जो है वो इन्वर्सेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इसमें भी वही पांचों प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिटिव नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इन्वर्सेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एंड लास्ट में कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उस सेट को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। और थर्ड में जो है वो आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड होने चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास क्या है, ए डॉट बी प्लस सी, दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं बी और सी और उनके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड से, तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। और अगर वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी डॉट ए है तो वो राइट साइड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो ये है जी आपके पास फील्ड की एक्सियम्स। अगर कोई सेट इन तीन चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, टोटल ये 11 प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, 5 इसकी प्रॉपर्टीज़, 5 इसकी और एक ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अगर कोई सेट इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको कहेंगे फील्ड। अब रियल नंबर्स का सेट जो है वो भी इन 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है वो भी इन 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है। अब दोनों में हमने बताना है फ़र्क। तो दोनों में फ़र्क याद रखिएगा, वैसे तो काफ़ी सारे हैं लेकिन हमने एक ही बताना है, यहाँ पर काफ़ी होगा। तो एक चीज़ तो ये है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं ये बेसिकली आपके पास प्रॉपर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तमाम के तमाम रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स भी हैं, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 में, क्योंकि हर रियल नंबर जो है उसके साथ क्या होता है, ज़ीरो आयोटा। तो ये भी a प्लस बी आयोटा की ही शेप में आ जाता है, लिहाजा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन जाता है।
तो एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वहाँ पर हम जो है वो एक स्टेटमेंट लिखते थे। तो बेसिकली जो आपके पास रियल फील्ड है वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स फील्ड का, ठीक है। एक तो इसमें ये डिफरेंस है, एक और भी डिफरेंस है बड़ा रियल फील्ड का और कॉम्प्लेक्स फील्ड का, कि रियल फील्ड जो है ये ऑर्डर एक्सियम्स को सेटिस्फाई करती है, जबकि कॉम्प्लेक्स फील्ड जो है ये ऑर्डर एक्सियम्स को सेटिस्फाई नहीं करती। अब ऑर्डर एक्सियम्स का मतलब ये है कि रियल नंबर्स में तो हम कह सकते हैं कि कोई एक नंबर जो है वो दूसरे से बड़ा है। जैसे फ़र्ज़ कर लें आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, एक 5। अब मैं ये कह सकता हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन 5, चाहे ये बात गलत है, यानी 2 इज़ लेस देन 5 हम कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं कह सकता हूँ 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें जो है ना वो ऑर्डर एक्सियम्स जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कोई नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप नहीं कह सकते कि कोई नंबर एक दूसरे से छोटा है। जैसे फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक नंबर है 5 + 3 आयोटा, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि 5 + 3 आयोटा जो है वो फ़र्ज़ कर लें ग्रेटर है 2 + 6 आयोटा के। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता हम ये कर सकते हैं कि हम इनका मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है, और फिर जो है वो जिसको हम मॉडुलस बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस ले लें और फिर उनको कंपेयर कर लें। मॉडुलस लेना कैसे है वो चैप्टर 1 में हम सीख चुके हैं कि हम इसके रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो वो उसका जो है ना वो मॉडुलस होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन इनके जो मॉडुलस हैं उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बहरहाल रियल नंबर्स में जो है वो ऑर्डर एक्सियम्स जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं होती। तो हमें कोई एक ही डिफरेंस लिखना है, तो ये बस आपको समझाने के लिए ही मैंने आपको बताया है। तो एक ही डिफरेंस जो है वो आपके पास यही काफ़ी है कि आप यहाँ पर ये लिख दें कि इन व्हाट रिस्पेक्ट डज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, जी, तो आप ये लिख दें रियल फील्ड इज़ अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड, ठीक है। रियल फील्ड इज़ अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड। तो ये है जी दोनों में डिफरेंस। अगर आप इसको नहीं लिखना चाह रहे, ठीक है, तो आप दूसरी बात जो मैंने आपको समझाई उसमें आप क्या लिखोगे, आप इधर लिखोगे रियल फील्ड follows the order axioms while complex field does not follow the order axioms, ठीक है, the order एक्सियम्स। तो ये है जी डिफरेंस। अब आपकी मर्ज़ी है ये लिख दें या ये लिख दें। वैसे मेरे मुताबिक अगर आप ये लिख दें तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही वाज़ह सा डिफरेंस है दोनों के दरमियान, ठीक है। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब जी हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और वो है रेजिड्यू क्लास के बारे में, ठीक है। तो पहले जो है वो मैं एक चीज़ डिस्कस कर देता हूँ जो मैंने आपको पहले नहीं बताई। रेजिड्यू क्लास का तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अगर उसका टेबल जो है वो आपने इस तरह से बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे, उसका मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें आपसे कहा गया कि आप रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4 का टेबल बनाएं, ठीक है। तो उसमें आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा, और आपसे कहा जाता है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बनाना है टेबल, ठीक है। तो आपने पता क्या करना है, इन तमाम एलिमेंट्स को इस तरह से लिख देना है 0 1 2 एंड 3, ठीक है। और फिर क्या करना है, नीचे भी ऐसे ही लिख देना है 0 1 2 एंड 3। इस तरह से ये मैं रफली सा आपको बना कर दिखा रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। और फ़र्ज़ करें उसने आपसे कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बनाना है, तो आप यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दोगे। अब आपसे ज़ीरो, अब आपने क्या करना है, इस एलिमेंट को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे उनके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। अब 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 आंसर क्या आएगा 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 आंसर क्या आएगा 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 0 और 0, ठीक है। फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या आएगा 0, 1 1 द 1 1 2 द 2 एंड 1 3 द 3, ठीक है।
अच्छा, फिर 2 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 टू द 4 एंड 2 3 द 6। अब यहाँ पर मसला ये है कि ये हमारे पास है रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो 4। तो इसमें जब आप टेबल बनाओगे तो आपके पास 4 नहीं आना चाहिए। तो जब मैं 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो 2 टू द 4 आता है, तो आप 4 नहीं लिख सकते। तो आप क्या करोगे, 4 को डिवाइड कर दोगे किसके साथ। अब ये रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो 4 थी, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप 4 से डिवाइड करोगे, जो आपके पास रिमाइंडर आएगा ना वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो 2 टू द 4 और यहाँ पर आप लिखोगे फिर 0। अच्छा, 2 3 द 6 आएगा, लेकिन आप 6 नहीं लिखोगे, तो 4 1 द 4 जो बचेगा आप वो लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल बनाते हैं। बहरहाल ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने भी वाले हैं, मैं जस्ट आपको ये समझाना चाह रहा था क्योंकि ये टेबल उससे ही रिलेटेड था। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, शो दैट द एडजॉइनिंग टेबल इज दैट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो 5। हमने ये बताना है कि ये रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो 5 का मल्टीप्लीकेशन टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ये इसने बाइनरी ऑपरेशन लगाया है, हमें नहीं पता कि ये प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का है या क्या है, हमने जस्ट इस टेबल को ऑब्जर्व करके बताना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कोई भी नंबर 5 नहीं है, जितने भी नंबर्स हैं वो 5 से छोटे हैं। अभी मैंने आपको करके दिखाया था, जब मैंने 4 का टेबल बनाया था तो हमने कहा था कि उसमें 4 नहीं आएगा। जब भी 4 आता था तो मैंने क्या कर देता था, उसको डिवाइड कर देता था और रिमाइंडर लिख देता था, ठीक है। तो जब आप मॉड्यूलो 5 का टेबल बनाओगे तो उससे छोटे ही नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो ये मॉड्यूलो 5 का टेबल तो है। अब ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का है, वो हमने डिसाइड करना है। वो कैसे होगा, अब आप देखें जैसे हम 0 को ऑपरेट कर रहे हैं 1 के साथ, 0 स्टेरिक 1 जो है वो हमारे पास आंसर फिर क्या आता है, 0 स्टेरिक 1 जो है वो आंसर क्या आता है, 0। अब आप देखो ये कब होगा, जब वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, क्योंकि 0 प्लस 1 तो 1 आता है ना, 0 मल्टीप्लाइड 1 तभी 0 आता है ना। अब देखो 0 स्टेरिक 2 भी 0 है, 0 स्टेरिक 3 जो है वो भी 0 ही है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का टेबल है। और दूसरी बात, क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 5 से छोटे हैं, तो लिहाजा ये रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो 5 का टेबल है और मल्टीप्लिकेशन का टेबल है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, द गिवन टेबल, एक तो ये बात हो गई, ठीक है। बल्कि आप यहाँ पर ये लिख दें, आल्सो द गिवन टेबल, आल्सो द गिवन टेबल हैज़ नो number equal to 5 एंड ग्रेटर देन 5, ठीक है। यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो, बल्कि एंड नहीं आएगा, क्या आएगा, और ग्रेटर देन 5, ठीक है, और ग्रेटर देन 5। यानी इस टेबल में कोई भी ऐसा नंबर जो है वो 5 या 5 से बड़ा नहीं है। तो आप इधर लिखेंगे हेंस द अबव टेबल इज द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो 5, ठीक है। तो ये आपने लिखना है, सिंपल सा सवाल है, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस इसका कॉन्सेप्ट ही आपको समझाना था। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और उसकी स्टेटमेंट क्या है, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो 4। तो आपको क्या करना है, रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो 4 का एडिशन टेबल बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास, द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो 4 इज, यानी रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो 4 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो फर्ज कर लें उस सेट का नाम एस है और उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 0 1 2 एंड 3। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसका जो है ना वो टेबल बनाना है। तो मैंने आपको टिप दी थी क्या कि आपने तमाम एलिमेंट्स को लिख देना है इस तरह से, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। और नीचे भी इसी तरह 0 1 2 एंड 3, ठीक है। आपने प्रॉपर जो है वो स्केल का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा सा टेबल बनाना है जो कि इफ़ेक्टिव लगना चाहिए आपके पेपर चेकर को, ठीक है। तो मेरे पास ये तमाम जो है वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो मेरा टेबल जो है वो ऐसा ही बनेगा, ठीक है।
तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बना रहे हैं तो बेटा आपने यहाँ पर लिख देना है प्लस। अब ये रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4 है, तो याद रखिएगा इस टेबल में ना तो 4 आ सकता है और ना ही कोई 4 से बड़ा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं, 0 + 0 क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। 0 + 1 क्या आएगा, 1। 0 + 2 क्या आएगा, 2। एंड 0 + 3 क्या आएगा, 3, ठीक है। 1 + 0 क्या आएगा, 1। 1 + 1 क्या आएगा, 2। 1 + 2 क्या आएगा, 3। एंड 1 + 3 जो है वो क्या आएगा, 4। अब 4 हम इसमें नहीं लिख सकते, तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर क्या आएगा, 0, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 0, ठीक है। अब 2 + 0 क्या आएगा, 2। 2 + 1 क्या आएगा, 3। 2 + 2 क्या आएगा, 4। 4 हम नहीं लिख सकते, डिवाइड करेंगे, बाकी क्या आएगा, 0, तो 0 लिख देंगे। 2 + 3 करेंगे तो आप 5 आएगा, 5 आप नहीं लिख सकते, 4 से डिवाइड करोगे तो जवाब बचेगा 1, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 1, ठीक है। 3 + 0 3 आएगा, 3 + 1 4 आएगा, तो हम 0 लिखेंगे। 3 + 2 5 आएगा, तो डिवाइड करने पर 1 बचेगा, हम यहाँ पर 1 लिखोगे। और 3 + 3 6 आएगा, आप 6 नहीं लिख सकते, आप 4 से डिवाइड करोगे तो बाकी बचेगा 2, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो अब जी हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस शोन इन टेबल ए एंड बी इज कम्यूटेटिव। आपको ये बताना है, आपको दो टेबल्स दिए गए हैं, एक है टेबल ए और दूसरा है जी टेबल बी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि क्या इस टेबल में ये जो बाइनरी ऑपरेशन यूज हुआ है, क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, a + b = b + a। लेकिन अगर जनरली बात करें, जब आपको किसी ऑपरेशन का पता ना हो तो आप कहते हैं a * b = b * a जो है ये होना चाहिए, तो तब उस में सेट में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। तो अब हम इस टेबल की बात कर रहे हैं, तो हम इसी तरह से जो है वो इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ ए और बी। तो ए स्टेरिक बी जो है वो मैं देखता हूँ क्या आता है। अब A * B जब मैं करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, C, ठीक है। और जब मैं B * A करता हूँ, हम चेक करते हैं ना, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो जब आप B * A करते हो, B * A, तो आपके पास क्या आता है, B, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे, आपको बाकियों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर एक भी जो है वो इक्वल नहीं आता तो हमारे पास इस पे जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। A * B जो है वो B * A के इक्वल नहीं है, तो सो टेबल A, बल्कि आप इधर लिखेंगे सो बाइनरी ऑपरेशन इन टेबल A इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। ये कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस टेबल बी के अंदर यूज होने वाले बाइनरी ऑपरेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ जी A * B। तो A * B जब हम करते हैं तो जवाब क्या आता है, C, ठीक है। अच्छा, B * A जब आप करते हैं तो आप चेक कर लें, B * A करते हैं तब भी आपके पास क्या आता है, C। तो अभी तक तो ये बात ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, हम लेते हैं A * C। A * C जब मैं करता हूँ तो जवाब क्या आता है, B, ठीक है जी। अब हम C * A को चेक करते हैं, तो C * A जो है उसका भी रिजल्ट क्या आता है, B, ओके जी। तो यहाँ तक भी बात ठीक है। फिर हम लेते हैं यहाँ पर A * D, ठीक है, A * D। अब A * D जब आप करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा D, और जब D * A करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, D। तो ये भी मसला नहीं है अभी यहाँ तक हमारे पास। तो सिमिलरली आप इसमें जितने भी बाकी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप चेक करें, जैसा कि हम अब B की बारी है। B * A तो हम कर चुके हैं ना, ठीक है। तो B * C हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, B * C। तो B * C का आंसर क्या आता है, B। और सिमिलरली C * B जो है उसको भी आप चेक कर लें, C * B का भी रिजल्ट क्या है, B, ठीक है। उसके बाद B * D
को आप चेक कर लें, बी स्टार डी को, ठीक है। तो बी स्टार डी जब आप करते हो तो आपके पास आता है ए, और अगर आप डी स्टार बी करो तो डी स्टार बी जब आप करते हो तो भी आपके पास रिजल्ट क्या आता है, ए, ठीक है। बाज़ बच्चों को ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि हम कैसे डी स्टार बी करेंगे तो क्या आएगा। तो आप ऐसा कर लें कि इधर से डी के सामने वाला लाइन को देख लें और ऊपर से बी के नीचे वाली को, तो ये जहां पर ज्वाइन हो तो वो आपका रिजल्ट है डी स्टार बी का, ठीक है। अच्छा, बी के लिहाज से हमने इसको चेक कर लिया। अब सी के लिहाज से करते हैं। सी स्टार ए मैं यहाँ कर चुका हूँ, मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सी स्टार बी भी कर चुका हूँ, तो सी स्टार डी को हम चेक करते हैं। सी स्टार डी को, सी स्टार डी हमारे पास क्या आएगा, सी। और अगर मैं डी स्टार सी को चेक करूं, डी स्टार सी को, तो भी रिजल्ट सी आएगा। तो तकरीबन तमाम ही पॉसिबिलिटीज़ को जो है ना वो हमने चेक कर लिया है, ठीक है। और लिहाजा ये जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो आप कहेंगे हेंस टेबल बी, बल्कि आप यही लिखेंगे बाइनरी ऑपरेशन इन टेबल बी इज कम्यूटेटिव, ठीक है। टेबल हेंस बाइनरी ऑपरेशन, हेंस बाइनरी ऑपरेशन इन टेबल बी इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये हो गया जी आपके पास क्वेश्चन नंबर कम्यूटेटिव, तो ये हो गया जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो अब जी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, और इसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, आप बुक से देख लीजिएगा। आपको बेसिकली करना क्या है, ये एक टेबल दिया गया है और इसमें ये कुछ मिसिंग एलिमेंट्स हैं, ये वाले ये 4 मिसिंग एलिमेंट्स हैं, आपने इनको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो आपसे आपको उसने कही है वो ये कहा है कि स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है। स्टार इज एसोसिएटिव, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना भी यही है कि आपने एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल करते हुए ये जो टेबल की मिसिंग वैल्यूज हैं इनको आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो है ना ये किस तरह से होगा। अब एसोसिएटिव लॉ है तो डेफिनेटली आपको 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ एसोसिएटिव लॉ। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जनरली है तो हम यहाँ पर कहेंगे ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। अब इसका इस्तेमाल करते हुए हमने टेबल की जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम 3 एलिमेंट्स लेंगे और इसको हम फाइंड करेंगे। अब पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपने फाइंड क्या करना है। आपको फाइंड करना है सी स्टार ए, सी स्टार बी, सी स्टार सी एंड सी स्टार डी, ठीक है। सी यानी कि जरूर आना चाहिए, सी स्टार ए सी स्टार बी फाइंड करना है, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स आप लेंगे। अब फर्ज कर लें, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, फर्ज कर लें कि मैं 3 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, ए बी एंड डी ले लेता हूँ, ठीक है। अब इन पर मैं किस तरह से लगाऊंगा ये एसोसिएटिव लॉ, ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक डी इज इक्वल टू ए स्टार एंड बी स्टेरिक डी, ठीक है। अब देखें पहले ब्रैकेट पोर्शन होगा, ए स्टार बी हमारे पास क्या है, ए स्टार बी आता है बी, ठीक है, बी स्टार डी। अब ये तो रिजल्ट आपके पास आ जाता है बी स्टार डी का, लेकिन मुझे जो है वो क्या चाहिए, सी स्टार ए, सी स्टार बी, सी स्टार सी और सी स्टार डी। तो आपको ब्रैकेट में कोई ऐसे नंबर्स चूज करने हैं कि जब वो ऑपरेट हो तो वो रिजल्ट आए सी, ठीक है। क्योंकि फिर उसका फायदा ये होगा कि वो जब दोनों ऑपरेट होंगे तो फिर इधर सी आ जाएगा, तो मेरे पास इन चारों में से कोई एक वैल्यू आ जाएगी, सी स्टार ए की, सी स्टार बी की, सी स्टार सी की या सी स्टार डी की। तो समझाने का मकसद ये था कि ब्रैकेट में वो 2 नंबर्स जिनको ऑपरेट करने से सी आ रहा हो आपने वो चूज करने हैं, ठीक है, और उनको फिक्स रखना है ताकि हर दफा जब आप करो तो वो सी ही आए।
अब यहाँ पर डिफरेंट यानी कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं ए और सी को करूँ तब भी सी आता है, और बी और सी को करूँ तब भी सी आता है, लेकिन सबसे जो बेहतर है वो है आपके पास डी स्टेरिक बी। इसको आप कर लें फिक्स। उसकी वजह क्या है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को चेक कीजिएगा। मैं कर चुका हूँ इसलिए ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं टोटल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वक्त ज़्यादा लगेगा। अगर आप डी स्टार बी नहीं लेते, फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ पर ले लेते हो बी स्टार सी, क्योंकि बी स्टार सी से भी सी ही आता है, तो बी स्टार सी लोगे जब आप, और फ़र्ज़ कर लें थर्ड एलिमेंट जो है वो ए ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पहले तो सी स्टार ए ही चाहिए। तो इस पर एसोसिएटिव लॉ आप कैसे लगाओगे, बी स्टार सी स्टार ए। अब जब बी स्टार सी होगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा सी, और यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, सी स्टार है। अब मसला ये है कि सी स्टार ए की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बी और सी को चूज नहीं कर सकता, क्योंकि उससे मसला ये हो जाता है कि यहाँ पर सी स्टार ए आ जाता है। इसी तरह आप जब बाकी भी पॉसिबिलिटीज़ को देखोगे ना, तो आपके साथ यही मसला ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना वो मैं यहाँ पर जो है ना डी स्टार बी को ही फिक्स करता हूँ, ताकि जो है ना वो आपके पास ये मिसिंग वैल्यूज आ सके। तो मैं लेट कर लेता हूँ डी बी और फर्ज कर लें ए को, ठीक है, क्योंकि डी स्टार बी जो है वो सी आते हैं। तो जब आप डी स्टार बी इन पर एसोसिएटिव लॉ लगाओगे तो वो इक्वल किसके होगा, डी स्टार बी स्टार ए के, ठीक है। अब डी स्टार बी जो है उसका हमारे पास आंसर क्या है, डी स्टार बी का आंसर हमारे पास है सी, ठीक है। तो सी स्टार ए इज इक्वल टू डी स्टार बी स्टार ए जो है उसका आंसर हमारे पास क्या है, बी स्टार ए का आंसर है बी, और फिर डी स्टार बी जो है इसका आंसर क्या है, डी स्टार बी का आंसर हमारे पास आता है सी। तो लिहाजा ये सी स्टार ए की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली, और वो क्या है, सी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डी बी एंड बी, और फिर आप जो है वो इसको करेंगे डी स्टार बी इज इक्वल टू डी स्टार बी, ठीक है। डी स्टार बी जो है ये सी है, और सी स्टार बी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, बी स्टार बी हमारे पास क्या है, बी स्टार बी वो आपके पास है ए, और फिर डी स्टार ए जो है वो क्या है, डी स्टार ए का हमारे पास आंसर आता है डी। तो लिहाजा यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि सी स्टार बी जो है वो क्या आता है, डी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर डी बी और सी को। डी और बी में सब में ले रहा हूँ, उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों ले रहा हूँ। तो डी स्टार बी एंड स्टार सी इज इक्वल टू डी स्टार बी स्टार सी, ठीक है। डी स्टार बी जो है वो सी आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बी स्टार सी जो है, बी स्टार सी उसका रिजल्ट भी सी ही आ रहा है, ठीक है। और सी स्टार सी एज इट इज़ रहा, और डी स्टार सी जो है, डी स्टार सी का हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सी। तो लिहाजा सी स्टार सी की भी वैल्यू आ गई, और अब बस आखिरी काम हमारे पास रह गया, तो डी बी और यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसको अप्लाई करोगे, डी स्टार बी स्टार डी इज इक्वल टू डी स्टार बी स्टार डी, ठीक है। और ये सी है हमारे पास, और ये डी है, एंड डी स्टार बी स्टार डी का आंसर क्या है, बी स्टार डी, तो उसका आंसर हमारे पास है डी, ठीक है। और फिर डी स्टार डी का आंसर क्या है, डी स्टार डी का आंसर हमारे पास है डी। तो लिहाजा सी स्टार डी जो है वो आपके पास क्या आ गया, डी। तो ये जो है वो आपके पास मिसिंग एलिमेंट्स हैं, और अब आप दोबारा एक टेबल बनाएंगे और उसमें आप इन एलिमेंट्स को लिख देंगे। ये सी स्टार ए सी है, ये डी है, और ये सी है, और ये डी है, ठीक है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो अब जी हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। बेटा इसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, आप लोग बुक से रीड कर लीजिएगा, लेकिन मैं साथ साथ रीड भी करता जाऊँगा और आंसर्स भी देता जाऊँगा, ठीक है। तो टेबल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले उसने हमसे ये पूछा है
व्हाट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एडजॉइनिंग टेबल। ये टेबल जो है वो कौन सा ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सबसे पहले तो देखें कि इसमें कोई भी नंबर जो है वो 4 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये मॉडुलो 4 क्लास का टेबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है, डिवाइड है, कौन सा ऑपरेशन है, तो वो आप कैसे डिसाइड करोगे। देखो, जब जीरो स्टेरिक जीरो हो रहा है तो जीरो आ रहा है। अब वो एडिशन में भी 0 जमा 0 0 होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 ही होता है, तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन 0 स्टेरिक 1 हमारे पास क्या आता है 1, 0 स्टेरिक 2 क्या आता है 2, 0 स्टेरिक 3 क्या आता है 3। ऐसा होता है एडिशन में, क्योंकि 0 2 में ऐड होगा तो 2 आएगा, 0 3 में ऐड होगा तो 3 आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि ये एडिशन का टेबल है, और दूसरी बात ये मॉडुलो 4 का टेबल है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, द ऑपरेशन इन टेबल इज the operation in table is addition of modulo class 4, ठीक है, of modulo class 4। तो ये आपके पास हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरा उसने हमसे ये पूछा है, नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रेलिवेंट सेट इफ इट एग्जिस्ट्स। आपने क्या करना है, इस सेट की एडिटिव आइडेंटिटी बतानी है, और अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो एग्जिस्ट करेगी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, ठीक है। तो 0, अब आप देखो 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड कर रहे हो तो वही नंबर ही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी आपके पास है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, 0 इज द आइडेंटिटी, ठीक है, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। बस 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यही लिखना काफ़ी है। उसके बाद तीसरा हमारे पास उसने सवाल इसने क्या पूछा है, इज द ऑपरेशन एसोसिएटिव। क्या ये ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव है। तो आप क्या करेंगे, कोई से 3 एलिमेंट्स जो हैं वो आप लेट कर लें, 0 1 और 2 को, ठीक है। तो आप 0 स्टार 1 और स्टार 2 को इक्वल कर लें 0 स्टार 1 स्टार 2 के करके देख लें, ठीक है। 0 स्टार 1 जो है वो हमारे पास क्या आता है, 0 स्टार 1 आता है 1, ठीक है, और 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 0 स्टार 1 स्टार 2 क्या आता है, 1 स्टार 2 हमारे पास आता है 3, ठीक है। अब 1 स्टार 2 3 आता है, अभी हमने चेक किया, और 0 स्टार 3 जो है वो भी 3 आता है। तो देखें ये इक्वल है, तो आप कहेंगे हेंस एसोसिएटिव लॉ, बल्कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स तो नहीं लिख सकते, उसने हमसे पूछा था इज द ऑपरेशन एसोसिएटिव, तो आप कहेंगे यस हेंस द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, हेंस द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। तो ये तो हो गया हमारे पास तीसरे सवाल का जवाब। लास्ट में फोर्थ वन उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द इनवर्सेस ऑफ 0 1 2 3 इफ दे एग्जिस्ट। तो जी हाँ, इन्वर्सेस जो हैं वो भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन्वर्सेस फाइंड करने हैं। तो आप बारी बारी जो है वो लिखेंगे इधर, इनवर्स ऑफ 0। तो 0 में हम कौन सा नंबर ऐड करें, देखें इनवर्स क्या है। अब एडिशन के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, तो कोई नंबर में ऐसा नंबर हम ऐड करें कि जवाब एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आए, तो वो जो भी नंबर होगा वो इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब 0 में जब हम 0 ऐड कर रहे हैं तो ही आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब 0 का एडिटिव इनवर्स 0 है। तो इनवर्स ऑफ 0 इज 0। उसके बाद इनवर्स ऑफ 1, अब देखें कि 1 स्टार 3 जब हम कर रहे हैं, इधर से देख लें, आपको अगर देखने में मसला हो इधर से एक लाइन लगाएं, इधर से लगाएं। 1 स्टार 3 जब हम कर रहे हैं तो जवाब क्या आ रहा है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स ऑफ 1 जो है वो क्या है, 3। अच्छा, उसके बाद इनवर्स ऑफ 2 जो है वो क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 स्टार 2 यानी 2 + 2 जब हो रहा है तो जवाब क्या आता है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का इन्वर्स जो है वो 2 है।
और सिमिलरली लास्ट में इन्वर्स ऑफ 3 जो है वो क्या है। अब 3 जमा 1 जब मैं करता हूँ तो जवाब क्या आता है 0, तो इसका मतलब इन्वर्स ऑफ 3 जो है वो क्या है 1। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पर ख़त्म होता है। और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.7 जो है वो भी यहाँ पर एंड होती है, जिसकी मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन बेटा अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और बच्चों से ज़्यादा जो है वो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक भी करें अगर ये आपको पसंद आती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा आप इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में पूरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी इस पर अपलोड करने वाला हूँ। और बस लास्ट में मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश सलामत रखे और दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।